और अब ये रहा गाना। शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर उठाकर मैं क्या मांगता, जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। बॉबी फिल्म का ये गाना था। और पूनम जी, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप बड़ी ढेर सारी बातें बता रही थी, कुछ घूमने फिरने की, कि कहीं घूमना बड़ा अच्छा लगता है, और पिछले दिनों आप भी कहीं घूम घाम के आई थी।
तो कहीं घूमने ले चलेंगे? अरे हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। और ममता जी कहते हैं ना कि ये मौसम भी अभी साथ दे रहा है, हाँ। है ना, ठंड का मौसम। इस मौसम में घूमने का अलग ही मजा होता है। बहुत। तो चलते हैं कहाँ? पहाड़ियों पर। पहाड़ियों पर हम जब जाते हैं तो वहां पर धूप का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और जी हाँ, और जैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, बर्फीली वादियाँ होती हैं, ऊंचे घने पेड़ होते हैं, तो ये सारे जो नज़ारे होते हैं ना, वो बड़े ही मन को सुकून देते हैं। तो चलिए हम भी ऐसी खूबसूरत पहाड़ियों की सैर में निकलते हैं और जानते हैं इनके आसपास ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ घूमा जा सकता है। घूमने से पहले हम एक काम करते हैं, पहाड़ों पर इस गाने के जरिए। ये दिलनशी नजारे करते हैं क्या इशारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। ये दिलनशी नजारे करते हैं क्या इशारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। बन बन में गूंजती है किसकी हंसी सदाएं, दिल की जवां उमंगे रह रह के चौंक जाएं। बन बन में गूंजती है किसकी हंसी सदाएं, दिल की जवां उमंगे रह रह के चौंक जाएं। चुपके से आन बैठे कोई मेरे सहारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। फूलों की ओट लेकर ये कौन मुस्कुराए, पल पल गुजर रहे हैं किसके बदन के साए। फूलों की ओट लेकर ये कौन मुस्कुराए, पल पल गुजर रहे हैं किसके बदन के साए। पैरों पे कुछ निशान है सचमुच नदी किनारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। सखियां सहेलियां, ये प्यासे दिल फिल्म का गाना सुन रही हैं और इसी गाने के बाद हम पहाड़ों की सैर करवाएंगे। हाँ ममता जी, बिल्कुल। और ये पहाड़ियाँ होती ही बहुत रोमांचक हैं और बहुत ही दिलकश होते हैं नज़ारे इसके। उसकी हंसी चुराए रातों के चांद तारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। ये दिलनशी नजारे करते हैं क्या इशारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। तो ये दिल नशी नज़ारे, जब हम पर्वत पर जाते हैं तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखते हैं और बस आंखों में भर लेना चाहते हैं। अब तो आंखों में नहीं, दिल में तो भरते ही आंखों में, और दिल में मोबाइल के स्क्रीन पर भी भर लाते हैं। बिल्कुल सही बात। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं गारो हिल्स की, और ये मेघालय राज्य के बहुत ही शानदार और खूबसूरत जगहों में से एक है ममता जी। वैसे तो यहाँ मतलब किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ घूमने का सबसे अच्छा जो समय होता है ना, वो अक्टूबर से अप्रैल तक का महीना माना जाता है, क्योंकि वैसे मौसम तो ये बहुत अच्छा है। ठंड के मौसम में धूप निकलती है तो पहाड़ों पर जो गुनगुनी धूप सेकने को मिलती है, वो भला उससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। यहाँ पर जब हम गारो पहाड़ियों की बात करें पूनम जी, मेघालय चलते हैं तो गारो हिल्स मेघालय राज्य के बहुत ही शानदार और खूबसूरत जगहों में से एक है। और यहाँ किसी भी समय जाएं तो अच्छा लगता है, आनंद आता है। और गारो हिल्स के पास ही सीज गुफाएं हैं जो
भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। ये एक अद्भुत चूना पत्थर की गुफा है जो कि प्रकृति की बड़ी ही अद्भुत देन है। जी हाँ, और नोक्रेक पिक जो है वो गारो हिल्स का सबसे ऊंचा स्थान है कहते हैं ममता जी। यहाँ से अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं। ये जगह नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है कहलाता है। यहाँ अलग अलग तरह के जो वन्य जीव हैं जो उन्हें देखा जा सकता है, जैसे लाल पांडा जैसे दुर्लभ जानवर, कई प्रकार के पक्षी भी हैं जो देखने को मिलते हैं। और गारो हिल्स अपनी अद्भुत नज़ारे हैं। गारो हिल्स के पास ही पेलगा फॉल्स है, एक खूबसूरत झरना है जहां पिकनिक और ठंडे पानी का आनंद लिया जा सकता है। बस चट्टानों पर थोड़ी फिसलन होती है, तो चट्टानों पर जाने के लिए सूझबूझ के साथ थोड़ा बचा कर चलना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए। गारो हिल्स रोमांच के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसका उदाहरण है तुरा पीक। ये जगह प्रकृति प्रेमियों, पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। साथ ही जिन्हें फोटोग्राफी का शौक है उनके लिए तो ये जगह वरदान से कम नहीं, क्योंकि चारों ओर हरियाली है, घनी वनस्पतियां होती हैं, हॉर्नबिल और गिब्बार जैसे अद्भुत वन्य जीव यहाँ देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। और ममता जी, यहाँ की चढ़ाई थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन शीर्ष तक पहुँचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। और गारो पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो अपनी कलात्मक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। और अनिंदा रंगसा कला गांव जो है वो गारो हिल्स के पास ही है और यहाँ स्थानीय शिल्पों को देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ की पारंपरिक कला रूपों से भी रूबरू हुआ जा सकता है जो गारो जनजाति की संस्कृति को दर्शाते हैं। और असनांग गांव से हिल्स में बसा एक खूबसूरत गांव है। यहाँ बंगला महोत्सव भी मनाया जाता है और खूबसूरत मौसम के दौरान यहाँ पर लोग बहुत मौज मस्ती भी करते हैं। जी हाँ, और इसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है, जिसे बंगला महोत्सव आपने कहा। और ये जो महोत्सव है ना, ये फसल के मौसम के दौरान मनाए जाने वाला त्योहार है। पारंपरिक नृत्यों और विभिन्न ड्रमों के संगीत के साथ गारो परंपराओं को दर्शाता है ये। और चिटिम टीम डेयर या कहें कि चिटिम टीम नोह, ये जो नाम है वो गारो हिल्स का लोकप्रिय स्थान है। इस जगह का नाम है ये कठिन नाम है ये। और यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और हाइकिंग जैसी गतिविधियां जो हैं वो की जाती हैं। और अगर आप साहसिक और रोमांच से भरे काम में दिलचस्पी रखते हैं तो ये जगह उन लोगों को बहुत पसंद आएगी। और यहीं पर एक तालाब भी है जो जहाँ पर बड़ा ही पानी शांत रहता है, हरा भरा वातावरण मिलता है। पिकनिक के लिए ये जगह बड़ी ही उपयुक्त होती है, क्योंकि जब कहीं नदी या तालाब के किनारे जब हम बैठते हैं तो एक तो हवा बड़ी ठंडी ठंडी होती है। और वो ऐसी जगहों पर जो तालाब होते हैं, नदियां होती हैं, वहां से पानी आप सीधे लेकर पी भी सकते हैं, तो उसका भी बड़ा आनंद होता है और वो पानी मीठा भी होता है। और इन जगहों पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं ममता जी। और अगर हम गारो जनजातियों के बारे में बात करें तो उनके कई महत्वपूर्ण त्योहार जो हैं वो बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बसंत ऋतु में बेखो फसल की भावना का सम्मान के लिए ये बेखो उत्सव मनाते हैं। और सांग बागची उत्सव समृद्धि के लिए, पूर्वजों से आशीर्वाद मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ये इस तरह का ये उत्सव मनाते हैं। साथ ही सब मिलकर पारंपरिक नृत्य करते हैं और साथ ही मिलकर भोजन का भी आयोजन किया जाता है। बिल्कुल। और नए खेती के मौसम की शुरुआत होती है, इसके लिए जनवरी की शुरुआत में ही गारो नव वर्ष का जश्न मनाते हैं, जिससे कि चाक सिकरारे महोत्सव कहा जाता है। इस महोत्सव में लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अगर गारो हिल्स घूमने की जगह की हम बात कर रहे हैं तो वहां पहुंचना बहुत ही आसान भी है। बिल्कुल। और गारो हिल्स तक पहुंचना बहुत आसान है। आप शिलोंग या गुवाहाटी, जो दोनों जगहों में आप जा सकते हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डा है जहां से तुरा शहर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, तो आप उस हवाई अड्डे से आप बस लेकर जा सकते हैं या आप अपनी खुद की कार से जा सकते हैं। तो क्योंकि ये वहाँ का बहुत बड़ा शहर भी है। जी हाँ। गुवाहाटी शिलोंग के द्वारा आप अपनी निजी कार से भी जा सकते हैं और
जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ सावधानियों की पोटली भी लिए जाएं, क्योंकि जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो साथ में जो आपको बेसिक दवाएं होती हैं वो साथ में ले जाएं, क्योंकि जब भी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें साथ में रखनी चाहिए, जैसे कहीं कटपट न जाए तो उसके लिए बैंडेड और जो बेसिक दवाएं डॉक्टर से पूछ के कि हम पहाड़ पर घूमने जा रहे हैं तो वो खुद आपके फैमिली डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है। और बहुत ज़्यादा सामान ढो के नहीं ले जाना चाहिए, कम सामान में कम कपड़ों में गुजारा करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कपड़े जो हैं वो मौसम के हिसाब से और जिस जगह आप जा रहे हैं जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो उस हिसाब से भी कपड़े रखना ज़रूरी हो जाता है। साथ में कैमरा और मोबाइल में भी कैमरा होता है, साथ में कैमरा ले जाएंगे तो आप तस्वीरें खींचकर अपने साथ ले आएंगे और जब तब देखा करेंगे। फिलहाल गाने में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर दिख रही है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से, दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से, आसमाने खुश होकर रंगता बिखेरा है, आसमाने खुश होकर। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में, क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में, रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है, रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
ममता जी, जैसे बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों की खिलखिलाहट, हंसी, ये तो हमेशा याद रह जाती है और बहुत ही कहना चाहिए मन को सुकून भी देती है। लेकिन बच्चे जब जिद पे आ जाते हैं ना तो नानी याद आ जाती है। और माओ को सबसे ज्यादा ये सामना करना पड़ता है इस स्थिति का, क्योंकि बच्चे अपनी माओ से ज्यादा जिद करते हैं बजाय पिता के, और कब वो जिद कर बैठेंगे, कब रोना धोना शुरू कर देंगे, कुछ पता नहीं होता है। बिल्कुल सही। जब छोटे बच्चों को तो आप थोड़ी देर रोने दीजिए तो मान जाते हैं, या खिलौने से बहला लीजिए या कुछ खिला देंगे तो भी वो खुश हो जाते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब बड़े बच्चे जिद करते हैं, और जब वो कहीं जाने की या पढ़ाई लिखाई के मामले में जिद करते हैं या कहीं पिकनिक पर जाने की, तब आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि क्या करें। अगर आप लगातार हर बात के लिए मना करती रहें कि मत करो, दोस्तों के साथ मत जाओ, तो फिर उनका टेम्परामेंट चेंज होने लगता है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या करें फिर? ऐसे में वही है कि आपको धैर्य रखकर काम करना है, जैसे कि हर माता पिता करते हैं। और हर चीज के लिए टोकना भी कई बार गलत हो जाता है वो उन्हें, और ऐसा लगता है कि अगर इस बात के लिए उन्हें मना किया गया है तो वो जानबूझकर वो चीज करना चाहते हैं। और कई बार बच्चे ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। मतलब आपको देखा कि आप उनकी बात से विचलित हो रही हैं, रो रही हैं, दुखी हो रही हैं और साथ में जा रही हैं, तो वो फिर उसको और ज्यादा करते हैं कि अरे माँ तो मेरी बात से विचलित हो रही, तो चलो हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, हम इसी पर अड़े रहते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो यही तरीका है कि आप थोड़ा उनको नजरअंदाज करें, उनकी बात को, उनकी जिद को। ये समझाना बहुत जरूरी है कि देखो, अगर बार बार तुम जिद करोगे गलत बात के लिए तो हम नोटिस नहीं लेंगे। अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाती है तो थोड़ी देर में बच्चे रोध होकर खुद ही चुप हो जाते हैं। और हमारे एक श्रोता ने भी एक बात लिख के भेजी है, बच्चों की जिद बहुत ही खतरनाक हुआ करती है। बच्चों की जिद, जी हाँ, अब देखिए ना, उनके जिद के बारे में ही तो कहा गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, जेहो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद न आई हो। अब सोचिए कि आपका ही बच्चा अपनी जिद के चलते आपकी ही गोद में ना आए, फिर तो आपके सामने उसकी जिद पूरी करने के अलावा और क्या विकल्प हो सकता है। फिर यदि आपने किसी भी प्रकार से उसकी यह जिद पूरी भी की, तब उसके आगे क्या हो सकता है? निर्णय आपके हाथ में ही है। आप अपने ममत्व के चलते उनके जिद पूरी कर उन्हें उनके मन की ही रहने की छूट देती रहेंगी, या उसे अपने सन्मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा देंगी। देखा जाता है कि माताएं अपने ममत्व में ही, पिता इसके विपरीत उन्हें सन्मार्ग में लाते रहने की अपनी अपनी योजनाओं के चलते आपस में ही समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, और बच्चे प्रायः अपने बल पर भी निर्भर रहते हैं। जरूरत से ज्यादा नैतिकता का ही पाठ अगर पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे तब और ज्यादा जिद करते हैं। जब जिद में हो उस समय थोड़ा सा आपको दोस्ताना अंदाज में बात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप लगातार सख्ती से बर्ताव करेंगे तो कहीं बिगड़ने के भी चांस होते हैं। लेकिन इस समय हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ बातें और करेंगे। जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन। शुरू में लोग मुझसे कहते, ये भी कोई नाम हुआ? अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है। मीना कुमारी। उन्हें अभी ये काम हम आदेशात्मक तरीके से नहीं कह रहे हैं, बल्कि फ्रेंडली उनसे कहें तो वो कर देते हैं। बिल्कुल। और ये भी है कि किसी भी काम के लिए उनके साथ जबरदस्ती ना करें। मतलब अगर आप भी जिद में अड़े रहेंगे कि नहीं आपको ये काम अभी करना है, तो बच्चे जो है वो काम तो करेंगे ही नहीं, और उनमें जो है वो बर्ताव भी उनका बदलेगा कि विद्रोही बन जाएंगे। तो इसलिए कभी भी ऐसा लगे कि वो बहुत जिद पे है तो या तो उनको उनकी स्थिति में छोड़ दें या बाद में उनको समझाएं।
और उनके बुरे बर्ताव पर कोई प्रतिक्रिया न दें और उनकी बात को भी ध्यान से सुने, बल्कि बहस ना करें उनसे। कई बार हमने माता पिता को देखा है कि बच्चों के साथ बराबर से बहस करते हैं। बच्चे अपनी अच्छाइयां बताते रहते हैं और माँ पिता उनकी बुराइयां बताते रहते हैं। तो एक समय के बाद स्थिति ये हो जाती है कि वो बाकायदा कन्वर्सेशन में बदल जाता है। तो ये समझ में नहीं आता कि जो एक संस्कार होता है कि बच्चे माता पिता से बराबर से युद्ध की स्थिति में बातचीत ना करें, तो इसको अवॉइड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तरीके से खुद सोचें। और उनकी बातों का सम्मान भी करें। मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना कि वो छोटी छोटी चीजों के लिए अगर जिद कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये है, मतलब मान लीजिए कोई खिलौने की ही बात करें छोटे बच्चों की, या वो नहीं सोना चाह रहे हैं, रात हो गई है, सुबह स्कूल जाना, नहीं सोना चाह रहे हैं, तो थोड़ी देर उन्हें छोड़ दें कि भाई ठीक है, आप अभी नहीं सोना चाह रहे हो, अगर आपको ये खिलौना चाहिए तो मैं आज नहीं, मैं कल लाके दूंगी। तो ऐसी अगर स्थितियां, अगर उनकी बातों का आप सम्मान करेंगे तो बच्चा भी ये आगे जाके सोचेगा जरूर कि उसकी बातों को रखा एहसास कराएं, अगले दिन एहसास कराएं कि देखो आपने ये जिद की थी और मैंने मान ली, लेकिन ये गलत था। इसी तरह से खाने पीने को लेकर भी आप ये बता सकते हैं कि खाना ठीक नहीं है, पौष्टिक नहीं होता है। जैसे जंक फूड की बात होती है, फास्ट फूड खाते हैं बच्चे, तो आप उन्हें बताइए कि ये ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए। पर जब बहुत जिद करते हैं तो दे दीजिए। चॉकलेट के लिए बच्चे मचलते हैं तो आप दे दीजिए, लेकिन बताइए कि इससे आपको तकलीफ हो सकती है बार बार रोज अगर ये दिन में कई चॉकलेट खाएंगे तो। लेकिन कुछ बच्चे स्वभावगत रूप से जिद्दी होते हैं, तो उनके साथ बहुत मुश्किल आती है। फिर तो जब जरूरत से ज्यादा जिद्दी बच्चों के लिए फिर माता पिता हार जाते हैं तो फिर उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। आप बाकायदा काउंसलर के पास ले जाइए और उनकी काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि वो जिद्दी बच्चे देर नहीं लगती बिगड़ैल होने में, बिगड़ भी सकते हैं। तो आपका ही बच्चा है, आप गुस्से में भले उन्हें डांट दे मार दे, लेकिन जब कल को कोई मुसीबत आती है तो आपको ही तकलीफ होती है ना। बिल्कुल। और ऐसी एक बात हमारे श्रोता भी लिख भेज रहे हैं, बच्चों की जिद करना आम बात है, लेकिन बार बार जिद करने की आदत जो है उसको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे के भविष्य पर असर पड़ सकता है। बच्चों की जिद को कम करने के लिए आप ये तरीके आजमा सकते हैं। शांति और धैर्य से बात करें, बच्चे की बात सुने, उन पर चिल्लाएं नहीं, नियम बनाकर चलें, बच्चों के हित की भी सोचें, उन्हें जिम्मेदार बनाएं। बच्चों के साथ बाहर जाते समय उनकी बातों को नज़रअंदाज ना करें। अगर बच्चा महंगा खिलौना लेने की जिद कर रहा है तो आप उसके सामने कहीं बाहर घूमने या उसकी फेवरेट चीज़ें खाने की शर्त रख सकते हैं। बच्चों को कुछ देर के लिए ऐसा करने दें, पर ध्यान रखें कि घर के बाहर उसके चिल्लाने से किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये भी होता है जो चिल्लाने की बात कही, कई बच्चे तो हमने सुना है कि वो जोर जोर से रोते भी हैं और जमीन पे लेट जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमने कई बार मॉल में देखा है कि बच्चे जिद करते करते और बिल्कुल जमीन पर लेट गए। तो माता पिता के लिए ये स्थिति बड़ी ही अपमानजनक होती है कि अब वो क्या करें, लोग देख रहे होंगे, कहेंगे कि देखो इनका बच्चा कैसा है, ये ऐसे कर रहा है। लेकिन वहां आप थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखें और उसे धीरे से समझाएं कि देखो सब लोग देख रहे हैं, तुम्हें ही बुरा कहेंगे। तो बच्चे समझते भी हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों का जिद्दी स्वभाव उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर बात बात पर गुस्सा करना बच्चों की आदत बन जाए तो ये जिद का रूप ले लेती है। ऐसे में माता पिता को समय रहते बच्चों की आदत को बदलना जरूरी है। अगर समय रहते इस आदत को न बदला गया तो बड़े होकर ये आदत उनके भविष्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। बता दें कि जिद्दी होना उनके स्वभाव के साथ साथ कुछ बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। ऐसे में माता पिता को पता होना चाहिए कि अगर उनका बच्चा बार बार जिद कर रहा है तो कहीं वो किसी मानसिक समस्या का शिकार तो नहीं है। और जिद्दी बच्चे कई बार सकारात्मक रूप भी लेकर आते हैं, क्योंकि जो जिद्दी होते हैं ना वो हर काम में जिद्दी होते हैं, अपने काम में भी बहुत जिद्दी होते हैं कि हमें ये करना है, मेरा ये लक्ष्य है, हमें इतनी पढ़ाई करनी है तो करनी है, फिर चाहे जो कुछ हो जाए। तो ऐसी जिद तो बहुत अच्छी होती है। हाँ वाकई। और ये भी है ममता जी कि जब आप बच्चों के सामने कहते हैं ना कि बच्चा जो है वो बड़ों से ही सीखता है, तो जब भी आप बच्चों से बात करें तो बहुत शालीनता से, धैर्य से और शांति से बात करें, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं ना वो संवेदनशील भी होते हैं। शुरुआत आपके घर से ही होती है। दरअसल जब माता पिता घर में संयुक्त परिवार होता है या एकल परिवार,
दफ्तर से थके हारे आप जब बाहर से घर लौटते हैं तो शांति चाहिए होती है, पता चला आपका बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, तो आपको भी गुस्सा आता है। तो वहीं पर आपकी परीक्षा होती है। वहीं पर अगर आपस की लड़ाई झगड़े बच्चे सुन रहे हैं तो वही वो भी करते हैं, वही सीखते हैं, उसी अंदाज में बात करना सीखते हैं। तो इसलिए उनके सामने बहुत ही सॉफ्टली बात करना चाहिए, बहुत नरमी से। हमने एक कपल के बारे में, एक जोड़ा है जिसके बारे में सुना, उन्होंने अपने बारे में बताया कि जब पति पत्नी मतलब पत्नी ने हमें बताया कि जब हमें झगड़ना होता है, हमारे आपस में मन नहीं मिलते और हमारा झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, दोनों बौद्धिक हैं, तो कभी किसी बात पर, कभी किसी मतलब कोई भी विषय होता है, ये ज़रूरी नहीं कि घरेलू विषय, कोई भी विषय लेके लड़ने लगते हैं। तो हम कभी बच्चे के सामने नहीं लड़ते हैं, हम लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कमरे में जाकर और लड़ते हैं, और बच्चे के लिए टीवी लगा देते हैं ताकि टेलीविजन की आवाज में हमारी आवाज उसको सुनाई न पड़े, या फिर कहीं पार्क में चले जाते हैं लड़ने के लिए। हमने कहा क्या बात है ये भी तरीका अच्छा है। बिल्कुल हम तो ये कहेंगे कि आप सिनेमा हॉल में चले जाइए लड़ने के लिए हाँ, लड़ाई खत्म, लड़ाई आप बिल्कुल सही कह रही ममता जी। और जैसे बच्चों से अगर कुछ काम करवाना है तो उन्हें बहुत मजेदार तरीके से करवाइए। मतलब ये मत बोलिए डायरेक्ट कि भाई ये काम करना है तुमको, उनको ये बोलिए कि आप ये काम करेंगे ना तो ये बहुत मजा आएगा, और उनके साथ खुद भी कीजिए। मान लीजिए आपको खिलौने उठवाने हैं या ड्रेस रखवाना है उनका, तो आप उनके सामने काम कीजिए और उनको ये बोलिए कि आप उनकी मदद करें। और अब आपको गाना सुनवाना है तो कहिए कि गाना सुनवाइए, तो मैं गाना सुनवाती हूँ। सुनते हैं गाना। सनम कर ले सितम, काश न तुमसे प्यार किया होता, हम भी तुमसे यूं ही रूठते, दिल ना अगर तुम्हें दिया होता, अच्छा
तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और आपने कहा कि गाना सुनवाइए, इससे पहले कहे मैंने गाना सुनवा दिया और बात मैंने जिद नहीं की, लेकिन आपने पहले ही सुना दिया, अच्छा लगा। पूनम, दरअसल हम सब जब माँ बन जाते हैं तो जिद कहाँ होती है, सारी जिद्दें छूट जाती हैं, तब बच्चों की जिद होती है। यही तो हम जब बराबरी की बात करते हैं, स्त्री पुरुष की बराबरी की बात करते हैं, तो सचमुच लगता है कि हाँ, हम समाज में बराबर हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक स्त्री को कुछ न कुछ समर्पण करना ही पड़ता है। जहाँ पर सामने बच्चे आते हैं तो अपनी बहुत सारी चाहनाएं, बहुत सारी चाहतें आपको दरकिनार करनी पड़ती हैं। बच्चों की इच्छाओं पर आपको ध्यान देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। बिल्कुल। और जैसे कि हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे मैसेजेस और टिप्पणियां लिख भेजी हैं। मुझे कुछ कहना है तो बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है कि जब होटल में जो खाने का जो चलन बढ़ गया है, या फैशन की बात बोलें तो क्या सही है क्या गलत है, और बहुत सारे मैसेजेस हैं सामने। तो ममता जी, एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी, घर में ही पूरी, पुलाव, दाल, पकौड़ियाँ, दही बड़े बन गए, सारा परिवार जुट गया और फंक्शन हंसी खुशी संपन्न। कभी होटल में खाने की भी बात हुई तो बस ये कि छोले, चाट, टिकिया, आइसक्रीम और पानी पूरी तक ही रही। अब तो सप्ताह में एक दिन पूरी तरह चौका बंद रहता है। उंगलियों की जरा सी हरकत से लजीज व्यंजन घर बैठे आपके टेबल पर। वो कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा। अरे भाई, हींग फिटकरी कैसे नहीं लगती है, बहुत सारे पैसे लगते हैं आपके। बिल्कुल लगते हैं। और ये आगे लिख रही हैं कि पर यहाँ हींग तो नहीं लगता, फिटकरी तो लगाना ही पड़ता है। बिल्कुल। मेहनत नहीं करना पड़ता पर मेहनताना तो देना ही पड़ता है। ये भी वही बात कर रही हैं। अब तो हमें भी कुछ कहना है कि हम भी इस पथ पर चल रहे हैं। सप्ताह में एक दिन तो भाई बाहर का कुछ खाना ही चाहिए, अपना पेट, सलाद, सूप, छाछ और पर्स को देखते हुए। वाह भाई, अच्छा, क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि आधुनिक समय में होटल या रेस्टोरेंट में खाना स्टेटस सिंबल हो गया है। समाज में कदम से कदम मिलाकर तो चलना पड़ता ही है। खाना खाने बाहर जाने से बच्चों और गृहिणी को आउटिंग यानी कि तफरीह का मौका मिल जाता है। घर के उबाऊ माहौल से कुछ समय के लिए मुक्ति मिल जाती है। बाहर की दुनिया की स्टाइल और फैशन समझने का मौका मिल जाता है। साथ ही साथ अपना स्टाइल प्रदर्शित करने का भी अपना मजा है। होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान सेल्फी लेकर फेसबुक पर भी तो डालनी होती है, और बिल्कुल खाने की कि हमने ये खाया, हमने वो खाया, इसका भी एक अपना मजा है। लेकिन कई बार जब भी बाहर खाना खाने जाएं तो अपनी जेबें टटोल लेनी चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति का जायजा ले लेना चाहिए कि आप कितनी चादर फैला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने ज्यादा चादर से ज्यादा पांव पसार लिए। तो इसलिए बाहर खाना खाना एक आध बार ठीक है, लेकिन हर हफ्ते में जाना, हर 15 दिन पर जाना, हर मौके बेमौके पहुंच जाना, अरे आज खाना बनाने का मूड नहीं है, चलो हम बाहर खा लेते हैं, ये तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। बिल्कुल। और इसी तरह हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं ममता जी कि आजकल लोग घर का खाना त्याग कर बाहर के होटल या रेस्टोरेंट का खाना पसंद करने लगे हैं। मैं घर के बने हुए खाने को ही पसंद करती हूँ और मेरे परिवार के लोग फिर भी बाहर खाना पसंद है, परंतु धीरे धीरे उनकी इस आदत को कम करने का प्रयास कर रही हूँ। मैं तो संभवतः 3 महीने में एक बार बाहर होटल में परिवार के साथ जाती हूँ और फिर कुछ हल्का ही खाते हैं। कारण केवल एक ही है कि वहाँ उपलब्ध खाना गरिष्ठ होता है और साथ ही घर जैसे शुद्धता नहीं होती, घर जैसी शुद्धता नहीं हो सकती। कभी कभार जाया जा सकता है, हाँ, महीने में एक बार किटी पार्टी होने पर होटल जरूर जाना पड़ता है। तो ये जो किटी पार्टी का भी जो चलन है उसमें भी कई बार ऐसा होता है ना ममता जी कि बाहर ही होटल जाना पसंद करते हैं। लेकिन कई ऐसी महिलाएं भी हैं या कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप किटी पार्टी घर पर भी मना सकते हैं। बिल्कुल। थोड़े से व्यंजन बनाकर। हाँ, सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठी हों और एक दूसरे के घर जाए, इससे क्या होता है, मेलजोल भी बढ़ता है और एक दूसरे के घर जाने का मौका भी मिलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे जितना भी बड़ा और बढ़िया होटल हो, अगर उनके किचन में खाना बनाते देख लें तो कभी भी होटल में खाने नहीं जाएंगे। हम लोग घर में जिस तरह से भोजन या कोई भी डिश बनाते हैं, तेल, मसाले और सब्जी आदि हमें पता होती है कि कितनी साफ सफाई है, सब मालूम होता है, पर बाहर के खाने का कुछ भी नहीं पता होता है। अगर जीरे से छौंका चावल हो तो उसके रेट एकदम हाई हो जाते हैं।
प्लेन रोटी, मेथी बथुआ या किसी और चीज की रोटी भी डबल रेट की हो जाती है। ऐसा हर डिश में होता है। इतने भोजन के रेट हाई होते हैं कि आधी भूख तो डिश के रेट देखकर ही खत्म हो जाती है। पर अब तो घर में इतनी मेहनत कौन करे। आजकल के बच्चे बाहर खाने में अपनी शान भी समझते हैं और बच्चों को तो कोई भी मौका हो, चाहे बर्थडे, जन्मदिन का अवसर हो या फिर यहाँ तक कि अपने दोस्तों के जब जन्मदिन होते हैं या उनके घर में कोई पार्टी होती है तो उसी बहाने भी वो लोग कहते हैं कि उनके जन्मदिन पर हम नहीं जा पाए थे तो इस मौके पर चलो हम लोग बाहर खाना खाते हैं। ये भी होता है। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि आजकल होटल में खाना खाने का चलन काफ़ी बढ़ गया है। जब मन हुआ बाहर चले गए या घर में ही ऑर्डर कर लिया, पर इसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। बासी है या ताज़ा है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता। बस टेस्ट अच्छा है तो सब अच्छा है। इससे हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचता है। पर कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर होटल का खाना पसंद करते हैं। हमें तो घर का ही खाना पसंद आता है जो अपने हाथ का ताज़ा बना हुआ होता है। शौक से कभी बाहर जाकर खाना अच्छा लगता है पर इसकी लत अच्छी नहीं होती। और अच्छा क्या होता है बातचीत के बीच में एक गीत सुनते हैं। लड़ी हूँ मैं, फुलवार की
पूनम जी, आज हमने नुस्खे की भी बात की कि कुछ टिप्स भी बताएंगे। जैसे आज हम घूमने जाने की बात कर रहे थे, तो जब हम घूमने जाते हैं तो कुछ बातें तो बताई कि साथ में सामान कम लें और कुछ दवाइयाँ ले लें, लेकिन जब गर्मी के मौसम में जाते हैं तो सफ़र के दौरान पानी को नज़रअंदाज न करें। अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो पानी, आप ठंडा पानी भी रख सकते हैं और वो थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें और ब्रेक ज़रूर लें। कई बार क्या होता है, हम जल्दी गंतव्य स्थान तक पहुंचने के चक्कर में फास्ट ड्राइविंग करते हैं और ब्रेक नहीं लेते हैं, ये बहुत हानिकारक होता है। और ममता जी, हमारे श्रोता ने एक टिप्स भेजा है कि करी के पकौड़े बनाते समय उसमें थोड़ा सा सोडा भी मिला दें। इसमें क्या होगा कि आपकी कढ़ी के जो पकौड़े हैं ना, वो फूले फूले और स्वाद बनेंगे। तो एक श्रोता ने ये टिप्स भेजा है। और जब आपकी थोड़ा थोड़ा गले में जब खराश होने लगे और अचानक लगे कि आपको जुकाम हो रहा है, तो ये अदरक, तुलसी का पत्ता और उसे खूब अच्छे से कूट के पानी में गर्म करके खूब, मतलब जैसे 1 गिलास पानी है तो इतना बॉईल करें कि आधा रह जाए, तो उसमें लौंग और छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। उसको एक काढ़े के रूप में बना के उसे पिएं। लेकिन ये दवा नहीं है, ये तभी है आपके गले को राहत पहुंचाने के लिए कि आपका गला थोड़ा सा खराश हो रहा है हल्का फुल्का, तब। लेकिन अगर पूरी तरह गला बैठ जाए या सर्दी जुकाम हो जाए, तब आपको दवा लेनी पड़ती है। और जैसे कि आपने ये बताया, वैसे ही साथ में अगर गला बैठ गया है तो गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल भी जो है, गरारा भी किया जा सकता है। हमारे साथ में मुलेठी भी चूस सकते हैं, जी, उससे भी गला खुलता है। और ममता जी, हमारे एक जो श्रोता है वो थोड़ा सा खाने की ओर बढ़ते हुए इडली कैसे नरम बनाई जा सकती है उसके बारे में बोल रहे हैं कि इडली को ज्यादा नरम बनाने के लिए थोड़ा सा पोहा लेकर उसे भिगोकर पीसकर इडली के पेस्ट में मिला देंगे तो एकदम रुई जैसी बनेगी। क्या बात है, ये तो आजमा के देखा जाएगा। और ऐसे तमाम नुस्खे हैं जो, और कई बार अपने को फिटफाट रखने के लिए भी क्या करना चाहिए, ये भी हमारे श्रोता इस बारे में भी जागरूक रहते हैं। और कि उनको, जब आप नियमित रूप से योगा एक्सरसाइज करेंगे तो देखने में आप जाहिर है कि आकर्षक लगेंगे और सुंदरता भी निखरती है। स्वस्थ भी रहेंगे और चलना तो बेहद जरूरी भी है, और ठंड का समय है तो सेहत का ध्यान रखना ही चाहिए। और किचन की टिप्स की अगर हम बात करें तो जैसे अगर नमक ज्यादा हो जाता है, खासकर नमक कई बार ऐसा होता है कि हमसे ज्यादा हो ही जाता है, तो उस नमक के लिए या तो अगर आपकी ग्रेवी वाली सब्जी है तो आलू मैश करके, आलू बॉईल करके मैश करके उसमें डाल दीजिए। या कई बार ये भी कहा जाता है जो आटे की जो लोई होती है ना, जो कच्चे आटे की लोई जो होती है, वो भी अगर आप डाल देंगे तो वो भी नमक सोख लेता है। इसी तरह से अगर तेल में पानी चला गया हो और छींटे आ रहे हो, तब भी उसमें लोई जो है, आटे की लोई आप डाल देंगे तो वो पानी पूरा सोख लेगा और वो छिटकने की जो आवाज आती है ना पानी डल जाने के बाद तेल में, वो आवाज छींटा नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल हो जाएगा तेल। तो इस तरह के बहुत सारे टिप्स हैं। और रसोई में जब जाते हैं तो आपके साथ रेडियो तो बजता ही रहता है। ये रहा प्रोग्राम का आखिरी गाना। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटी सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के
और अब लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली